हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोजीन्स। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ना था केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस में हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना था, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फिर हम लोग SN1 SN2 डिस्कस करते। लेकिन SN1 SN2 डिस्कस करने से पहले हम लोग को फिर पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लेना जरूरी है, ताकि SN1 SN2 को हम लोग इजी वे में समझ सकते हैं। Next, then we discuss stereochemistry in the chapter haloalkane and haloarenes and particular optical isomerism. So then optical for discussing optical isomerism, पहले हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानेंगे, और ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर हम लोग समझते हैं फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड का एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज है और एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम लोग करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से इसको बताया गया कि पहले एक ऑर्डिनरी लाइट हम लोग लेते हैं। ऑर्डिनरी लाइट को जब हम लोग निकोल प्रिज्म, यानी कि एक तरह का ये प्रिज्म है जिसमें अगर ऑर्डिनरी लाइट को पास कराएंगे तो ऑर्डिनरी लाइट के पास करने से ये क्या करता है, किसी भी लाइट को, एक्चुअली ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि तीनों प्लेन में होता है। तो ये निकोल प्रिज्म से अगर हम लोग ऑर्डिनरी लाइट पास कराते हैं तो ये उसी लाइट को पास करने देता है जो एक प्लेन में हो, तो सिंगल प्लेन वाले लाइट में अरेंज कर देता है। दैट मीन्स कि इसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। तो इस निकोल प्रिज्म जस्ट इस तरह से काम करता है कि अगर हम लोग एक सीधा रड वाला अगर विंडो ले, और उस विंडो से अगर हम लोग सीधा अगर कोई चीज पास कराएंगे तो इजी वे में पास कर जाएगा, बट अगर उसको हम लोग टिल्ट करके पास कराएंगे तो वो पास नहीं करेगा। जस्ट उसी तरह से ये एक तरह का फिल्टर है निकोल प्रिज्म, जो सभी डायरेक्शन के लाइट को रोक देता है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लाइट को पास करने देता है। और ये निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्साइट से। ये कैल्साइट इसका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसका जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो हम लोग ये देखें, ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो इस लाइट को ये प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज कर देगा, जिसको हम लोग पीपीएल बोल रहे हैं, इसी को प्लेन पोलराइज लाइट। और इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना प्रॉपर्टीज होता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में बेंड करेगा या फिर लेफ्ट में बेंड करेगा। तो राइट या लेफ्ट में बेंड करने के आधार पर हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग कहेंगे कि ये लेफ्ट साइड में रोटेट किया, और इसी को माइनस रोटेशन भी बोलेंगे। और क्लॉकवाइज में अगर करता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, और इसी राइट साइड, इसी को हम लोग राइट साइड रोटेशन भी बोलेंगे, और इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो टर्म आया पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग शॉर्ट में पीपीएल बोलते हैं। ये क्या होता है, तो अभी जैसा कि हम लोग बताए कि द लाइट ऑफ वाइब्रेशन अकर्स ओनली इन वन प्लेन। किसी भी लाइट का वाइब्रेशन अगर सिर्फ एक ही प्लेन में हो तो उसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। तो इसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज हम लोग डील कर रहे हैं। ऑप्टिकल, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। और इसी फिनोमेना को, इस रोटेशन वाले फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द सब्सटेंस which rotate the plane polarized light to the right, यानी कि क्लॉकवाइज, और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड ऑप्टिकली
substance and this phenomenon is known as ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो गया। नेक्स्ट इस पे हम लोग जो पॉइंट है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रोटेशन अभी हम लोग देख रहे थे, इस रोटेशन में प्लेन पोलराइज लाइट तो रोटेट हो रहा था लेफ्ट या राइट साइड में। जैसे इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ, लेकिन कितना एंगल, पहले वाला जो प्लेन पोलराइज लाइट था वो ऐसे था। अब इसमें और इसमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री से रोटेट हुआ। दैट मीन्स कि इस तरह से अगर लाइन खींचे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि ये जो डेविएशन आ रहा है, इसके बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, और इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन या एक्सटेंट ऑफ रोटेशन। तो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए एक पार्टिकुलर डिवाइस यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलारीमीटर। तो पोलारीमीटर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है पोलारीमीटर। पोलारीमीटर द डिवाइस which measure the extent of rotation, extent of rotation, और इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना डिग्री से रोटेट हुआ। तो इसको मेजर करने वाला जो डिवाइस है उसको हम लोग पोलारीमीटर बोलते हैं। और हम लोग देखेंगे कि ये एक एंगल ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा, कितना कितना ज्यादा एंगल से रोटेट होगा लाइट, कम एंगल से रोटेट होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जिस सब्सटेंस से पास कराया जा रहा है उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली जब भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रोटेशन को इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले सॉल्व किसी एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसका एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन बनाया जाता है। तो कंसंट्रेशन फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द concentration of solution, nature of solvent and solute, यानी कि that means कि organic compounds and the wavelength of light used, the temperature at which measurement are made। एंड नेक्स्ट है इसमें कि किस टेम्परेचर पे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इतने सारे चीज पे ये डिपेंड करता है, इसको हम लोग पॉइंट वाइज ये कर सकते हैं। द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सॉल्वेंट्स एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन हम लिए उस पर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, नेचर ऑफ लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच, length of the path through which polarized light passes। through which polarized light
कितना लेंथ का ये पाथ है उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें टेम्परेचर एट विच मेजरमेंट आर मेड। टेम्परेचर एट विच मेजरमेंट्स आर मेड, किस टेम्परेचर पे इसको मेजर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट टर्म है हम लोग का स्पेसिफिक रोटेशन। अब हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन को यूनिट ले लेंगे और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से पास कराएंगे तो कितना डिग्री से रोटेट होगा उसको हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्पेसिफिक रोटेशन, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग बोलते हैं द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय the rotation produced by a solution, rotation produced by a solution of length 1 डेसीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए एंड यूनिट कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन को हम लोग ग्राम पर मिलीलीटर में लेंगे, डेट मीन्स की डेंसिटी के टर्म में। यूनिट कंसंट्रेशन for the given wavelength, a wavelength of the light at a given temperature, a given temperature। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड जिस पार्टिकुलर वेवलेंथ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं इसको लेते हैं हम लोग ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ऑब्जर्व्ड रोटेशन बाय लेंथ इनटू डेंसिटी, लेंथ इनटू डेंसिटी। इसको हम लोग और करके लिख सकते हैं दैट इज अल्फा ऑब्जर्व्ड बाय लेंथ एल, और ये लेंथ हम लोग लेते हैं डेसीमीटर में एंड डेंसिटी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको ऑब्जर्व रोटेशन दिया हुआ हो, लेंथ दिया हुआ हो सॉल्यूशन का, कितना लेंथ से पास कर रहे हैं, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर पता हो तो हम लोग इसको स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। और इसमें एक टर्म है कि डेंसिटी हम लोग को यहाँ पे कितना लेना है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर लेना है इस डेंसिटी के लिए। उसके बाद अब हम लोग इस स्पेसिफिक मतलब ये रोटेशन के आधार पे, ऑप्टिकल एक्टिविटी के आधार पे अगर देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर सकता है या फिर राइट में रोटेट कर सकता है, या ऐसा कोई कंपाउंड हो सकता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता हो, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो उसके आधार पे हम लोग कंपाउंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे ऑन द
basis of optical activity organic compounds are of three types, तीन टाइप का लेंगे। इसमें पहला है फर्स्ट कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये जो टर्म है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये डेक्सटर से बना है। डेक्सटर मीन्स राइट। दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड को राइट में बेंड करता हो, दैट मीन्स कि, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स। वी आल्सो से दैट कंपाउंड और डी फॉर स्मॉल डी फॉर और प्लस फॉर्म तो ऐसे कंपाउंड तो हम लोग कहेंगे द कंपाउंड्स which rotate the plane polarized light to the right or clockwise। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में बेंड करता हो या क्लॉकवाइज रोटेट करता हो, तो वैसे कंपाउंड्स को वी कैन से डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड और डी फॉर्म और प्लस फॉर्म। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट कंपाउंड इज द लीवोरोटेटरी कंपाउंड। लीवोरोटेटरी कंपाउंड और एल फॉर्म और माइनस फॉर्म then as like dextrorotating compound, so this the compound which rotate the plane polarized light to the left or anti-clockwise is called levorotatory compounds। तो ये नेक्स्ट हम लोग का थर्ड में रेसिमिक मिक्सर। रेसिमिक मिक्सर और इसको हम लोग डीएल फॉर्म भी बोलते हैं, डीएल फॉर्म, और इसी को हम लोग प्लस माइनस फॉर्म भी बोलेंगे। तो एक्चुअली ये जो कंपाउंड्स है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स एंड लीवोरोटेटरी कंपाउंड्स का ये मिक्सर होगा और ये इक्विमोलर मिक्सर है। तो इक्विमोलर मिक्सर मतलब कि ये 50-50, दैट मींस कि हम लोग वी कैन से दैट द इक्विमोलर मिक्सर और 50-50 हम लोग बोल सकते हैं 50-50 मिक्सर डी एंड एल। इक्विमोलर मिक्सर of dextrorotatory and levorotatory compound
is called transmitting mixture. और क्योंकि ये दोनों फॉर्म यानी कि दोनों फॉर्म का 50-50% मिला हुआ है, तो इसलिए ये एक फॉर्म यानी कि डी फॉर्म प्लेन पोलर आइलाइट को राइट में बेंड करना चाहेगा और एल फॉर्म प्लेन पोलर आइलाइट को लेफ्ट में बेंड करना चाहेगा। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और 50-50% में है, तो दोनों एक दूसरे को इक्वल रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से, इसका जो नेट रिजल्टेंट रोटेशन है वो रोटेशन जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये ऑप्टिक प्लेन पोलर आइलाइट को कोई रोटेट नहीं कर पाएगा, और इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे इस तरह से हम लोग इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहलाएगा। तो ये हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने के बाद अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हो सकता है, जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, बट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति जो उसका बिहेवियर है वो डिफरेंट हो सकता है। कोई लेफ्ट में रोटेट कर सकता है, कोई राइट में रोटेट कर सकता है। तो इस तरह से बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट शुड बी डिफरेंट, इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर फिजिकल and chemical properties but differing only in the behavior towards plane polarized light are called optical isomers, and this phenomena is known as optical isomerism. तो यहाँ से हम लोग पता चल सकता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो सकता है, बट इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस प्लेन पोलराइज लाइट के बिहेवियर के प्रति होगा। इसको इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे, एंड इस फेनोमेना को इस तरह के फेनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड्स के पास एक तो हम लोग का प्रॉपर्टीज हो गया कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा जब ये प्लेन पोलर आइलाइट को रोटेट करेगा,
लेकिन उसका अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होगा जिसके कारण वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस होना चाहिए, तो इस कंडीशंस के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज होना चाहिए जिसके कारण कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे द कंपाउंड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो इसमें है द कंपाउंड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी should must have the properties of chirality, the properties of chirality। अब ये कायरालिटी क्या है, अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड कायरालिटी को फुलफिल करता है, कायरालिटी वाले कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। तो ये कायरालिटी क्या है, तो इस कायरालिटी के अंदर में हम लोग 2 पॉइंट को डील करेंगे कि कायरालिटी होता क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कायरालिटी के लिए 2 प्रॉपर्टी, ये टर्म है कंपाउंड शुड मस्ट बी, कंपाउंड शुड मस्ट बी chiral, chiral means asymmetric, एसिमेट्रिक दैट इज, किसी भी कंपाउंड को हम लोग एसिमेट्रिक तभी बोलते हैं जब उस कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री ना हो, उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता हो, तो हम लोग कहेंगे कि एसिमेट्रिक कंपाउंड यानी कि कायरल होना चाहिए। कायरल का मतलब कि एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक मींस हैव नो एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी इसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड सिमेट्रिकल है या नहीं है उसको देखने के लिए टोटल 23 टाइप्स ऑफ सिमेट्री है। तो 23 टाइप्स में से कोई भी अगर एक भी सिमेट्री अगर इसमें फुलफिल नहीं होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एसिमेट्रिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो ये कायरल का प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा कायरालिटी का दूसरा प्रॉपर्टीज है वो है यहाँ पे कंपाउंड, द compound should must be non-superimposable of its mirror image। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई भी कंपाउंड क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोसेबल होना चाहिए अपने मिरर इमेज का। जैसे अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर कंपाउंड की बात करेंगे कि ये कंपाउंड है, इसका अगर हम लोग यहाँ पे बीच में अगर मिरर डालें और तो इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, और इस मिरर इमेज को एक दूसरे पे अगर हम लोग कॉन्साइड करेंगे तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो ये इस कंडीशन को हम लोग कायरालिटी वाले कंडीशंस में लाएंगे, यानी कि ये 2 कंडीशंस अगर कोई कंपाउंड फुलफिल कर रहा है इसका मतलब कि वो कायरालिटी के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और अगर कायरालिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इसका मतलब कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर शो करेगा। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग को, कायरल सबस्टांस किसको बोलेंगे? तो इस कायरलिटी की कंडीशन के आधार पर अगर हम लोग कहेंगे कि कायरल सबस्टांस क्या है, कायरल सबस्टांस और एसिमेट्रिक सबस्टांस भी बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक सबस्टांस। तो ऑलरेडी यहाँ पे पता चल रहा है कि एसिमेट्रिक का मतलब कि इसके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, यानी कि ये दो इक्वल हाफ में इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द कंपाउंड, द सबस्टांस, द सबस्टांस which is not divided into, which is not divided into two equal halves, टू इक्वल हाफ्स। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये जो पाम है हम लोग का, ये जो पाम है इस तरह से, इसको हम लोग किसी भी तरीके से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और हम लोग कर सकते हैं जैसे हैंड हो गया, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ये हैंड थोड़ा सा दिखना चाहिए, ऐसे हैंड। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पैर का निचला भाग है नीचे, ये फीट हो गया, ये हैंड हो गया। तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग कायरल सबस्टांस बोलेंगे। इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इसको कोई भी दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफ ऑफ कायरल सबस्टांस। नेक्स्ट हम लोग का कायरल और इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिकल और सिमेट्रिक सबस्टांस। सिमेट्रिक सबस्टांस दैट मींस कि हम लोग इसके डिफिनेशन के आधार पर कह सकते हैं कि द सबस्टांस व्हिच इज divided into two equal halves, which can divide into two equal halves, that is they have at least one element of symmetry, one element of symmetry। जैसे अभी हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात की, अभी हम बताए कि किसी भी कंपाउंड्स को, किसी भी सबस्टांस को सबस्टांस सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है उसको देखने के लिए टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 23 से में से कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर किसी सबस्टांस में हो जाता है, उसके कारण दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, तो वैसे सबस्टांस को हम लोग अकायरल सबस्टांस बोलेंगे और सिमेट्रिक सबस्टांस बोलेंगे। तो ये सिमेट्रिक सबस्टांस में अभी हम लोग जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात किए, तो ये हम लोग का अभी 12th के लिए
अगर हम लोग देखें तो इसके लिए इतना सफिशियंट है। अगर कंपटीशन में हम लोग जाएंगे तो और भी बहुत सारे तरह के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। जैसे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में कुछ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम लोग को पढ़ना है, वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री जनरली हम लोग इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं देखते हैं, बट इसके अलावा है हम लोग का सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह के बहुत सारे सिमेट्री हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब हम लोग कहेंगे कि कायरल कंपाउंड्स क्या है। कायरल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के टर्म में हम लोग देखेंगे कायरल कंपाउंड्स क्या है। इसमें इसका अकायरल सबस्टांस में कोई भी सबस्टांस हो सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देख सकते हैं तो जैसे कोई भी अगर हम लोग एक इस तरह से कोई ग्लास अगर ले लेते हैं, ये हो गया। इसको हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। दूसरा हम लोग कोई बॉल ले सकते हैं, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सबस्टांस हम लोग ले सकते हैं जिसको दो आसानी से दो इक्वल पार्ट में, ये खुद अगर बोर्ड को देखें तो ये भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग अकायरल सबस्टांस बोलेंगे। कंपाउंड के केस में अगर हम लोग कहेंगे तो कंपाउंड्स में क्या होना चाहिए। अब हम लोग कंपाउंड्स के लिए अगर देखें तो हम लोग कहेंगे द कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ at least one asymmetric carbon or chiral carbon will show optical isomerism। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे किसी का पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड्स में क्या होना चाहिए, उस कंपाउंड के पास कम से कम मिनिमम एक कायरल कार्बन जरूर होना चाहिए। यानी कि एक एसिमेट्रिक कार्बन अगर किसी कंपाउंड में है तो वो 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक से ज्यादा भी हो सकता है कायरल कार्बन, बट एटलीस्ट कम से कम वन जरूर होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर कायरल कार्बन होता है तो उसका अलग अलग केस आएगा, जिसमें हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में डील करेंगे। वो कंपटीशन सेक्शंस में हम लोग देखेंगे उसको। बट अभी अगर हम देखें तो इतना हम लोग को समझना है कि कम से कम एक कायरल कार्बन जरूर होना चाहिए। अब ये कायरल कार्बन क्या है, तो कायरल कार्बन के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें है कायरल कार्बन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और इसको हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं और कायरल सेंटर भी बोलेंगे। बहुत सारे नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये कार्बन कैसा होगा, तो कोई भी ऐसा टेट्राहेड्रल कार्बन, जैसे कि अगर हम लोग कहें एक पर्टिकुलर कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो ये कार्बन अगर देखें तो इस कार्बन में ये 4 बॉन्ड बना रहा है, टेट्राहेड्रल कार्बन है। तो इस टेट्राहेड्रल कार्बन में ये सभी ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ सभी ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर सभी ग्रुप डिफरेंट है तो हम लोग कहेंगे कि ये कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द कार्बन which attached the tetrahedral carbon having
all the four groups attached attached are different. Attached are different is called chiral carbon. तो हम लोग यहाँ पे देखें कि कोई भी कंपाउंड में अगर चारों ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ा हुआ चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक कार्बन बना सकते हैं, ये कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप यहाँ पे अगर हम लोग OH ले लेते हैं, यहाँ पे COOH ले लिए, यहाँ पे CH3 ले लिए और यहाँ पे H ले लिए, तो ये सभी ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सभी ग्रुप डिफरेंट है, अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप अगर किसी कार्बन से लगा हुआ होता है, चार डिफरेंट ग्रुप, तो उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। ये हो गया कायरल कार्बन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस्टेरिस्क साइन से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्टेरिस्क साइन। और ये साइन ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से ये कायरल कार्बन हो गया। इसका बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कायरल कार्बन से रिलेटेड। तो अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है, जैसे हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, Cl लगा दिए, यहाँ पे ये Br हो गया, इसी तरह से H हो गया, ये CH3 है। ये एक्चुअली जो हम लोग कंपाउंड देखे यहाँ पे, तो इस तरह का कंपाउंड ये कायरल कंपाउंड है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम हम लोग बनाए, ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। किसी भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को अगर 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम लोग बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक है वेज डैश डायग्राम, और वेज डैश डायग्राम है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस है, उसके बाद सॉहर्स प्रोजेक्शंस है, फिर फिशर्स प्रोजेक्शन है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्शन है जिसमें हम लोग 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, जैसा कि ये दिख रहा है, ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, इसको 2 डायमेंशनल में हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वाला बाहर आ रहा है। तो इसको अगर 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक तरीका वेज डैश डायग्राम होता है। इसको ये है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे वेज डैश में ये जो लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप यहाँ पे देखिए, वेज और डैश को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे वेज और डैश में इस मॉलिक्यूल को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो इस तरह में, तो ये जो लाइन है, ये टुवार्ड्स मतलब क्या कहते हैं, ये एबव द प्लेन वाले ग्रुप है, और ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, जो डैश हम लोग बोलते हैं, ये बिलो द प्लेन वाले ग्रुप है। या फिर हम लोग कहेंगे कि वेज वाले को टुवार्ड्स व्यूअर और डैश वाले को अवे फ्रॉम द व्यूअर। जैसे अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को देखें, इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम लोग किसी को भी एक प्लेन में ले सकते हैं। अगर हम लोग इसको ले रहे हैं एक प्लेन में, जैसे ये और ग्रुप है एक प्लेन, तो एक प्लेन में जैसे इस तरह से, तो एक प्लेन में जो हम लोग ग्रुप लिए ये दोनों, इसको हम लोग इस तरह से बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला। और बाकी बच गया हम लोग का 2 ग्रुप। तो इस 2 ग्रुप को देखिए यहाँ पे, इस दोनों को अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक प्लेन आ गया, ये और ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है तो ये मेरे सामने दिख रहा है, यानी कि टुवार्ड्स व्यूअर है, और ये वाला जो दिख रहा है ग्रीन कलर ग्रुप, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर। या फिर हम लोग इसको अगर बोर्ड के आधार पे देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये एक प्लेन में आ गया, और ये अवे एबव द प्लेन है, और ये नीचे वाला बिलो द प्लेन है। तो जो एबव द प्लेन होता है या टुवार्ड्स व्यूअर होता है, उसको हम लोग वेज से मोटा ये वाला लाइन से दिखाते हैं, ट्रायंगल टाइप का। और जो
दूर होता है व्यूअर से या बिलो द प्लेन होता है, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको प्लेन में ले लें, ये जो दो ग्रुप दिख रहा है, इस दोनों ग्रुप को अगर हम लोग इस तरह से प्लेन में ले लें, ऐसे इस तरह से प्लेन में अगर ले लेंगे, तो फिर ये टुवर्ड्स व्यूअर हो गया और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर हो गया। इसको हम लोग वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से अब हम लोग को मेन है कि इसमें कायरल कार्बन देखना। तो ये कायरल कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये चारों ग्रुप, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इस ग्रुप को हम लोग इस कार्बन को कायरल कार्बन बोलेंगे। अगर इसका हम लोग मिरर इमेज अगर देखेंगे, तो ये मिरर इमेज भी हम लोग इसका देख सकते हैं। इसमें इसका मिरर इमेज अगर बनाना हो तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये कार्बन हो गया इस तरह से, ये Cl है ऊपर में, Cl लिखेंगे, Br इस साइड में आ रहा है, Br इधर होगा। अगर हम लोग कोई भी मिरर अगर लेते हैं, तो मिरर के साथ जो जितना ज्यादा नजदीक होगा, वो उधर से इसका इमेज भी उतना ही नजदीक दिखेगा, और जो जितना ज्यादा दूर होगा उसका इमेज जस्ट उसके अपोजिट में उतना ही ज्यादा दूर होगा। तो इस तरह से इसको अगर हम लोग मिरर में दिखेंगे, तो ये इस तरह से अपोजिट व्यू आएगा, और ये जो डॉटेड हम लोग को दिख रहा है हाइड्रोजन, वो इस तरह से दिखाई देगा ऐसे। और जो वेज वाला दिखाई दे रहा है CH3, वो वेज इस साइड में दिखाई देगा। तो इस तरह से एक दूसरे का मिरर इमेज भी हो गया, और ये कायरल कार्बन भी है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स देखेंगे जहाँ पे कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, कायरल कार्बन को देखना है। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कायरल कार्बन को, ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं कायरल कार्बन। जैसे ये ग्रुप हो गया COH, इसको फिशर प्रोजेक्शन हम लोग बोलेंगे, जिसमें दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है वर्टिकली, और वर्टिकली कट करने के बाद जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ये कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं CH3, CH और इसको OH। तो इस कार्बन से हम देख रहे हैं कि ये चारों ग्रुप जुड़ा हुआ डिफरेंट है, तो ये भी कार्बन स्टेरियोजेनिक सेंटर यानी कि कायरल कार्बन कहलाएगा। तो इस तरह से ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन है। एक से ज्यादा वाला भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो ये वाला ग्रुप, बस चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग CH3 ले लें, यहाँ पे C2H5 ले सकते हैं, यहाँ पे OH ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग Cl ले लें, यहाँ पे Br ले लें, यहाँ पे H ले लें। तो अगर हम लोग इस कार्बन के राउंड अगर देखेंगे, तो ये कार्बन के राउंड ये सभी ग्रुप इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये सभी ग्रुप आ जाएगा एक साथ। तो ये अलग हो गया, ये एक अलग ग्रुप हो गया, अलग ग्रुप हो गया। तो चारों ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ, चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इसको कायरल कार्बन यहाँ पे बोलेंगे। दूसरा, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, तो यहाँ भी ये पूरा ग्रुप एक साथ आ जाएगा, और ये पूरा, इसको हम लोग जब भी इसको डिसाइड करेंगे, तो ये नीचे वाला इससे बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये सभी ग्रुप को एक साथ लेंगे, और ये तीनों फिर चारों अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये भी कायरल कार्बन, यानी कि इसमें टोटल दो कायरल कार्बन कंपाउंड आ जाएगा, दो कायरल कार्बन आ जाएगा इस कंपाउंड में। इसी तरह से इससे रिलेटेड अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, नेम द एल्केन, name the alkane having one chiral carbon with minimum carbon atom, with minimum कार्बन एटम। तो मिनिमम कार्बन एटम की अगर हम लोग बात करेंगे क्या, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें मिनिमम कार्बन एटम भी होना चाहिए अल्केन का। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं, तो देखिए इसमें अल्केन दिया हुआ है, यानी कि सब सिंगल बॉन्ड होगा, हैविंग वन कायरल कार्बन। तो हम लोग पहले एक कार्बन बना देते हैं, और कायरल का मतलब कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट होने के लिए मान लेते हैं एक सबसे सिंपल हम लोग एक हाइड्रोजन ले लिया, ये तो कार्बन के साथ ले सकते हैं। दूसरा एक कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे CH3, एक कार्बन का ले लिए। दूसरा, अब हम लोग एक कार्बन का कंपाउंड ले चुके हैं यहाँ पे, तो मिथाइल अब दूसरा नहीं ले सकते हैं, इधर अलग होना चाहिए, इधर भी अलग होना चाहिए। इधर हम लोग ले लेते हैं CH2CH3, इथाइल ग्रुप ले लिए।
तो फिर इधर हमको मिनिमम 3 कार्बन लेना होगा एटलीस्ट, CH2 CH2 CH3। तो ये हम लोग का कायरल कार्बन आ गया। अब इस कायरल कार्बन को हम लोग देखें, इसका नेमिंग अगर करना हो तो नेमिंग करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे नेम होगा। ये कार्बन का मेन चेन हो गया, ऐसे 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सब्स्टिट्यूएंट का आएगा। एक तरह से ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा, जिसका आंसर हम लोग देख सकते हैं कि इसका नेम अगर लिखना हो तो ये कंपाउंड का नेम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन और हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि मिनिमम अल्केन, कोई भी अल्केन जो कायरल कार्बन के साथ हो एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, और यही कंपाउंड हो सकता है सबसे मिनिमम। तो ये एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं इसमें कायरल कार्बन से रिलेटेड। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, चूज करना है कायरल कार्बन को। इस तरह से अगर हम लिखिए यहाँ पे CH3 Cl Br H एंड Br, इसमें अगर ये पता करना हो कि कितना कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन हम लोग देख सकते हैं, सभी कार्बन को ध्यान देना है कि कितना कायरल कार्बन होगा। जैसे ये वाला कार्बन है, इसका मतलब कि एक कार्बन होगा, बाकी हाइड्रोजन होगा इसमें CH3, तो ये तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कायरल नहीं हो सकता है, तीनों सेम हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप हो गया, H हो गया, Br हो गया, और फिर इसको डिसाइड करना है तो ये पूरे ग्रुप को एक साथ लेंगे तो ये डिफरेंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये कायरल कार्बन हो गया। इस कार्बन में भी देखेंगे तो इधर का अलग ग्रुप, इधर का अलग ग्रुप, ये वाला Cl एक अलग ग्रुप है, Br अलग ग्रुप है, तो ये वाला भी कायरल कार्बन हो गया। इस कार्बन को अगर देखें तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, इस कार्बन में अभी 3 बॉन्ड बना है, इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। तो इसमें इस कार्बन के अगर देखेंगे तो इधर तो डिफरेंट ग्रुप है, ये CH3 अलग है, लेकिन ये CH3 दोनों सेम हो गया, तो इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। तो इस कंपाउंड में मेनली 2 कायरल कार्बन होगा, इसमें 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन। अगर साइक्लिक कंपाउंड में अगर हमको देखना हो कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड में कायरल कार्बन कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम Cl ले लिए, तो अगर हम इसको Cl ले लिए तो इसमें अगर कायरल कार्बन देखना है तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, एक ग्रुप, 2 ग्रुप इस कार्बन के अराउंड। इधर से अगर जाएंगे तो यहाँ पे CH2 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 CH2, इधर से अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ भी CH2 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 CH2, यानी कि दोनों साइड में बाकी जो 2 बॉन्ड दिख रहा है वो दोनों साइड में अगर हम लोग लेफ्ट से जाए या राइट से जाए तो दोनों साइड से हम लोग को सेम ही टाइप का ग्रुप मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये कायरल कंपाउंड नहीं है। तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इस कंपाउंड में कोई दूसरा ग्रुप लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे Cl हो गया, ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं और यहाँ पे OH ग्रुप ले लिया। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन होगा इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर से जा रहा है तो यहाँ पे CO ग्रुप मिल रहा है, लेकिन इधर से जा रहा है तो ये CH2 ग्रुप मिल रहा है, यहाँ पे CH2 ग्रुप मिल रहा है ऐसे। इधर से जाने में अलग ग्रुप मिल रहा है, इधर से जाने में अलग ग्रुप मिल रहा है, तो इस तरह से ये कायरल कार्बन हो गया। इस कंपाउंड में अगर देखेंगे तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, अगर हम लोग इसमें एक अलग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, इस साइड से भी जाएंगे तो एक अलग ग्रुप मिलेगा, और इधर से भी जाएंगे तो एक अलग ग्रुप मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये वाला भी कायरल कार्बन होगा। तो इसमें टोटल 2 कायरल कार्बन है, इसमें 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन हो गया। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं, जैसे अगर हम लोग इस तरह से साइक्लोपेंटेन यहाँ पे CH3 लेते हैं, तो इस तरह से इसमें सिमेट्री आ जाएगा, और इसमें यहाँ पे अगर हम लोग ले लें कुछ Cl ले लेते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन होगा, और इधर से अगर हम लोग जाते हैं तो CH2 फिर C तब Cl आएगा, इधर से आएंगे तो CH2 और इसके साथ Cl है, फिर CH2 जुड़ा हुआ है, तो इधर से अलग ग्रुप आ रहा है, इधर से अलग ग्रुप आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि इसमें ये कायरल कार्बन है। उसी तरह से सेम इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ भी चारों ग्रुप डिफरेंट आएगा, इधर से जाएंगे तो इस तरह से इसमें भी 2 कायरल कार्बन होगा।
इस कार्बन को भी देखना है। तो इस तरह से हम लोग कार्बन कार्बन का ये कंसेप्ट हम लोग का खत्म हो गया। नेक्स्ट उसमें हम लोग देखते हैं मिरर इमेज के बारे में। अब हम लोग इसमें आएंगे मिरर इमेज। कैसे एक मिरर इमेज दूसरे मिरर इमेज को मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं।